जय हिंद दोस्तों जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जिसके अंदर हर डायमेंशन को समझने के लिए आपको एक जाल, जो बहुत बड़ा मकड़ जाल है, उसमें घुसना होता है और उस मकड़ जाल में घुसकर छोटी छोटी चीज़ों को समझना होता है। तब जाकर आपको अपने देश के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है, या यूं कहें कुछ अच्छा भविष्य आप अपने देश के बारे में सोच पाते हैं। अगर वहां पर जरा सी कोई चूक हो जाए तो ये समझ लीजिए देश को लंबे समय तक कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, इसी चीज के लिए आज का ये टॉपिक चुना है और टॉपिक है, और ये असल में एक खबर है। टॉपिक है कि चाइना जो है वो म्यांमार, हमारा एक पड़ोसी देश म्यांमार है, उसको बर्बाद करना चाहता है, और उसको बर्बाद अगर करता है तो भारत के लिए ये कितना बड़ी सिरदर्दी होगी, इस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। टॉपिक अगर आप देखो तो ये द प्रिंट स्टेट्समैन से लेकर बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइन की फॉर्म में दिया है कि चाइना वांट्स इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, साउथ ईस्ट एशियन एक्सपर्ट बर्टेल लिंडर। ये इनकी एक स्टेटमेंट जो द प्रिंट के अंदर है। इस पूरी खबर को मैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखा तो इस तरीके से मैंने एक स्क्रीनशॉट सा ले लिया। स्टेट्समैन का है, चाइना वांट्स इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, साउथ ईस्ट एशियन एक्सपर्ट बर्टेल लिंटर, चाइना टेल्स म्यांमार जुंटा टू होल्ड टॉक्स विद अपोनेंट्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, इसके ऊपर भी इसी में डिस्कशन करेंगे। वांग यी, ये जो चाइना के विदेश मंत्री वांग यी हैं, वांग यी इन म्यांमार मीट्स काउंटरपार्ट्स फ्रॉम 5 कंट्रीज। अब ये 5 कंट्रीज कौन से हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। चाइनाज टॉप डिप्लोमेट्स विजिट म्यांमार अमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट। अब ये अपोजिशन प्रोटेस्ट क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये 1, 2, 3 दिन की ही मोटी मोटी खबरें हैं। फर्स्ट रीजनल मीटिंग सिंस आर्मी टेक ओवर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि असलियत में मामला है क्या, और यहां भारत क्या खड़ा है और इस स्टेटमेंट की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हमें समझना होगा और इसके ऊपर सारी डिस्कशन होगी। असलियत में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो म्यांमार कहां है, भारत के पूर्व में एक पड़ोसी देश है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है, हालांकि कमजोर है, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर भारत के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत का ये जो इलाका नॉर्थ ईस्ट का है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका यहाँ पर मौजूद है, ये पूरे का पूरा रीजन असलियत में इस 22 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की चिकन नेक, जिसे आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इससे जुड़ा हुआ है, और सबसे मेन बात यह है, ये सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। एक जगह जाकर ये इतना ज़्यादा नैरो हो जाता है कि वो सिर्फ 22 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है, और वो भी प्लेन्स नहीं है, वो उबड़ खाबड़ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेरेन्स में प्रॉब्लम है। और यहाँ अगर आप इस पूरे रीजन को देखेंगे, भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश, ये पूरे के पूरे रीजन को अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो ये एथनिकली अगर देखा जाए तो ये एथनिकली मंगोलॉइड्स हैं, यानी ये म्यांमार और चाइना के ज़्यादा करीब हैं। मेनलैंड इंडिया से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और नॉर्मली एथनिकली अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमारे देश बाकी हिंदुस्तान से इनका एथनिकली है। लेकिन अगर देखा जाए बाय हार्ट तो ये बाय हार्ट इंडियन है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये पूरा रीजन एक तरीके से लैंडलॉक्ड है, क्योंकि यहां पर ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के बाद यहां पर एक हिस्सा इसका म्यांमार से मिलता है। और यहां आप देखेंगे म्यांमार और बांग्लादेश से घिरा हुआ होने की वजह से ये काफी हद तक एक लैंडलॉक्ड कंट्री
लैंड लॉक्ड पोर्शन ऑफ इंडिया है, जहां से जो कहीं ना कहीं जिसे बाहर आने के लिए या यूं कहें जिसे भारत के मतलब किसी भी समुद्र तट पर पहुंचने के लिए यहां पर अगर आप इस रीजन को देखते हैं तो इसे समुद्र तट पर पहुंचने के लिए यकीन मानिए काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है कि मणिपुर को अगर यहां इस इंसान को अगर इंडिया के रास्ते कहीं भी सी पोर्ट पर जाना है तो इसको कहीं ना कहीं लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का एक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि अगर बर्मा के पास बांग्लादेश के क्रॉस करे तो महज कुछ 100 किलोमीटर, और वहीं अगर म्यांमार से भी क्रॉस करे तो कुछ 100 किलोमीटर्स का है। यानी असलियत में ये पूरा रीजन इंडिया का जो है ये एक बैकवर्ड रीजन है, और यहाँ पर इस बैकवर्ड रीजन की होने की वजह से इंसर्जेंसी भी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास समस्या ये है कि इन इंसर्जेंट ग्रुप्स का एक बड़ा बेस कैंप आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बेस कैंप्स आपको म्यांमार के अंदर दिखाई देंगे। यानी कि अगर हम यहां पर ये बेस कैंप्स म्यांमार में दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम अपने इस टेरिटरी को किसी तरीके से मार्केट की फॉर्म में या कैसे भी म्यांमार से, थाईलैंड से, लाओस से, वियतनाम से और नीचे कंबोडिया से जोड़ने में कामयाब हो जाएं तो हमारा ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर हम म्यांमार के साथ दोस्ती बनाते हैं, अगर म्यांमार के साथ दोस्ती बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा ये जो 7 सिस्टर्स वाला जो रीजन है, ये 7 सिस्टर्स का जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर म्यांमार के अंदर किसी भी फॉर्म में एंटी इंडिया गवर्नमेंट का मूड रहता है, एंटी इंडिया मूड ऑफ गवर्नमेंट रहता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर मौजूद रहेगा। हालांकि इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है कि इस गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके में काफ़ी हद तक, यूं कहें काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिवली इस पूरे इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया, म्यांमार से रिलेशंस को अच्छा बना के रखा और इस टाइम पर सिचुएशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल के अंदर हैं। लेकिन असलियत में मामला यहाँ नहीं रुकता। इससे अगला मामला ये है कि क्या इस म्यांमार जो एक पिछड़ा देश है, कमज़ोर देश है, गरीब देश है, इसे एक चाइना की कॉलोनी के रूप में या चाइना की एक मार्केट के रूप में क्या हम देख सकते हैं, या हम इस म्यांमार को इस तरीके से देख सकते हैं कि वो असलियत में चाइना के अंदर किसी तरीके से शामिल हो जाए या उसका फ्रंट लाइन स्टेट बन जाए और चाइना जो है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर खड़ा हो जाए। यहाँ सोच कर देखिए, खतरनाक सिचुएशन ये है कि असलियत में इस टाइम पर मोटे तौर पर देखा जाए तो इस बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर इंडियन नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। यानी वो इस हद तक मौजूद है कि बांग्लादेश के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबमरीन थी जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकली और एक तरीके से यूं कहीं कि चाइना को वापस कर दी। म्यांमार को भी इंडिया ने सबमरीन दी और वो आजकल उसी को कंडक्ट कर रहा है। थाईलैंड इतना ताकतवर नेवल फोर्स के फॉर्म में नहीं है और इंडोनेशिया और थाईलैंड और मलेशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। यानी नेवल फॉर्म में अगर देखा जाए तो बे
बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर इस पूरे रीजन में इंडिया सबसे बड़ा नेवल मतलब पावर है। इसी तरीके से अरेबियन सी के अंदर भी इंडिया ही सबसे बड़ा नेवल पावर मौजूद है। यहाँ अगर दूसरे तरीके से देखें तो इधर अमेरिका का डीओ गॉर्शी को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में कहीं पर भी किसी भी नेवी के पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना ही इस लेवल पर नेवल फोर्स मौजूद है जिस डेप्थ में और जिस ताकत के साथ इंडिया के पास मौजूद है। और यही चीज चाइना के लिए एक थ्रेट क्रिएट करती है और एक हाइपोथेटिकल मलेशिया और यूं कहें कि मलक्का डायलेमा चाइना को परेशान इसीलिए करती रहती है क्योंकि चाइना के इस इलाके से किसी भी शिप को अगर निकलना होता है तो यहाँ पर इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मौजूद है, जहां पर इंडिया बहुत ज़्यादा ताकतवर सिचुएशन में मौजूद है और इस मलक्का को क्रॉस करने के लिए चाइना को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही होती है। चाइना को हमेशा यहाँ डर बना रहता है क्योंकि लगभग 78 से लेकर 80% एनर्जी जो सप्लाई है चाइना की वो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरती है और चाइना हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, डर में रहता है कि आज नहीं तो कल अगर इंडिया चाइना की लड़ाई हुई तो इंडिया चाइना की गर्दन यहाँ दबाएगा और चाइना को सबसे बड़ा दर्द होगा और इसी को मलक्का डायलेमा कहते हैं। लेकिन सोचकर देखिए ये मलक्का डायलेमा जो इंडिया की एक लीवरेज है, यानी इंडिया का एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से चाइना के किसी भी जहाज को इंडिया यहाँ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन चाइना किसी भी तरीके से उस चीज़ को यहाँ इस तरीके से कोई पोर्ट या कुछ भी इस तरीके से बनाए, अभी बता रहा हूं, कुछ भी इस तरीके से बनाए और इस मलक्का डायलेमा से बाहर निकल जाए तो कैसा होगा। चाइना के लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी और इंडिया के हाथ से अपॉर्चुनिटी निकलने जैसा होगा। ये काफ़ी हद तक ऐसा ही है। इसे अगर मैं इस तरफ देखूं, इसे तो अभी इस मैप को अभी समझता हूं। इस पोर्ट को आप देखिए, ये असलियत में चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है। चाइना म्यांमार गैस एंड ऑयल पाइपलाइन और इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो ब्लू लाइन वाली जो है ये गैस पाइपलाइन है और ऑयल के लिए इसी के साथ में दूसरी एक पाइपलाइन थोड़े डार्क कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। असलियत में मामला क्या है कि यहाँ पर क्यापक्यू और कुनमिंग तक ऑयल और गैस दोनों पाइपलाइन जा रही हैं और नैनिंग तक जो है वो गैस पाइपलाइन बिछा दी गई है। यानी असलियत में ट्रांस म्यांमार एक तरीके का कॉरिडोर बना दिया गया, ट्रांस म्यांमार कॉरिडोर बना दिया गया और ये ट्रांस म्यांमार कॉरिडोर जो है ये असलियत में चाइना के उस मलक्का डायलेमा वाले पार्ट को ओवरटेक कर रहा है, या यूं कहें उसका एक अल्टरनेट की फॉर्म में यहां पर मौजूद है। और अगर इसके अगले स्टेप में अगर यहां पर चाइनीज नेवी भी आकर खड़ी हो जाए तो असलियत में इंडियन नेवी की जो स्ट्रेंथ है उसको काउंटर करने के लिए पॉसिबली उससे बहुत बड़ी नेवी वहां पर खड़ी होगी। यानी इंडिया की जो बे ऑफ बंगाल के अंदर लीवरेज है वो खत्म हो रही है। सोचिए यही चीज दूसरे फॉर्म में भी अगर आपको दिखाई दे कि असलियत में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI बना रखा है। अब इसे ऐसे देखिए कि भारत के दो जो पड़ोसी हैं यहां पर, मैं जानबूझकर पाकिस्तान की ये जो फोटो है ना ये कुत्ते जैसी बनाता हूं, हालांकि मैं पूरा इस चीज़ का सपोर्ट में रहता हूं कि अगर इस कुत्ते का मुंह तोड़ के उसे अपने देश में मिला लिया जाए
तो यकीन मानिए भारत जो है वो भी, उसके सर में दर्द ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का ये जो कुत्तापन है वो भी सफल मतलब ख़त्म हो जाएगा और भारत उस पर एहसान बना कर देगा कि उसे एक कुत्ते से देश बना देगा। सॉरी, मेरे को यह भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को पाकिस्तान को देखकर यही फीलिंग आती है कि जैसे भारत के सर के ऊपर कुत्ता बिठा रखा हो और वो उसका सर में दर्द कर रहा है। हाँ, लेकिन आप सोचकर देखिए, यहाँ पर चाइना खड़ा हुआ है जो इंडिया का सबसे बड़ा पड़ोसी है, दूसरी तरफ यहाँ म्यांमार खड़ा हुआ है और तीसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात या यूं कहें खास समस्या ये है कि हमने नॉर्मली पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन अभी तक माना, अब हम धीरे धीरे चाइना को बड़ा दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन हमारे देश की ज़्यादातर जनता को म्यांमार के बारे में पता ही नहीं है कि हमारा वो पड़ोसी है भी या नहीं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के दिल से पूछकर देखो कि असलियत में भारत को तीनों तरफ से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के 3 पड़ोसी भारत के लिए हॉस्टाइल हैं, खासकर 2। पाकिस्तान तो जन्मजात भारत के सरदर्द करने के लिए बना है। चाइना जो है वो भारत को एक दुश्मन की फॉर्म में देख रहा है, लेकिन असली समस्या यहाँ पर म्यांमार के साथ आ रही है। म्यांमार के साथ समस्या ये आ रही है कि म्यांमार और भारत के हिस्टोरिकल रिलेशंस बहुत अच्छे और शानदार रहे हैं। म्यांमार और भारत के जो एथनिकल रिलेशंस हैं, मतलब जो खासकर रिलीजियस रिलेशंस बुद्धिज्म को लेकर, वो बहुत शानदार रहे हैं। भारत और म्यांमार दोनों ब्रिटेन की कॉलोनी रही और जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था तो दोनों ने हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे का सपोर्ट किया। यहां तक कि भारत के रिजर्व बैंक ने लगभग 1948 या 1950 के आसपास तक म्यांमार के रिजर्व बैंक की तरह काम किया और बहुत सारे मामलों में भारत का सुप्रीम कोर्ट भी म्यांमार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का काम करता था। यानी हम काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों के नाम पर, एथनिसिटी के नाम पर और क्या नाम है रिलीजन के नाम पर, कल्चर के नाम पर काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया और चाइना के ट्रांजिशन जोन में म्यांमार और पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस पूरी टेरिटरी को इंडो चाइना कहते हैं, क्योंकि 2 बड़ी सिविलाइजेशंस यहाँ आकर मिलती हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन का भी असर है और चाइनीज सिविलाइजेशन का भी असर है, इसीलिए इसे कहा गया इंडो चाइना। अब सवाल यहाँ से अगला उठकर आता है, सवाल अगला ये उठकर आता है कि असलियत में सोचिए, यहाँ इस म्यांमार के अंदर चाइना की प्रेजेंस है और चाइना इतना ज़्यादा प्रेजेंट हो चुका है यहाँ पर कि असलियत में इसने इसके अब बॉर्डर या फिर यूं कहें कॉस्ट लाइन को भी एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया और यहाँ अगर नेवल फोर्स खड़ी कर दी तो इसका सीधा मतलब है कि भारत के लिए एक टेंशन क्रिएट हो चुकी है। तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग भी अगर हम इस मैप को देखते हैं तो हमारे को इंडिया को घेरता हुआ चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, यहाँ तक कि मालदीव्स भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमें दिखाई देगा जो काशगर तक जाता है ग्वादर से। वहाँ उसके बाद ये इनका एक जो नॉर्दर्न हाईवे है जो इस तरीके से चाइना के तिब्बतन प्लेट्यू और गोबी डेजर्ट को क्रॉस करते हुए इस तरीके से दिखाई देता है जियांग और कुनमिंग तक। और कुनमिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो कुनमिंग से लेकर क्यापक्यू तक और चिटगांव से लेकर क्यापक्यू, उसके बाद हम्बनटोटा, हम्बनटोटा से मालदीव्स, मालदीव्स से ग्वादर। इस तरीके से आप देखोगे तो 3 देशों ने भारत को भले ही अभी ट्रेड रूट की फॉर्म में
जोड़ मतलब घेर लिया, लेकिन शॉर्ट में अगर समझो तो घेर रखा है। शॉर्ट में आप समझ कर देखिए, ध्यान से देखिए, भारत को यहां पर घेर लिया है। इसीलिए इस भारत के लिए जो समस्या चीन खड़ी कर चुका है, इसे अगर आप ठीक ढंग से समझेंगे तो म्यांमार को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की फॉर्म में देखना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली जितना इंपॉर्टेंट है और भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान की राजनीति में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, और इंडियन मीडिया भारत के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जितना ज़्यादा डिस्कशन करती हैं, यकीन मानिए उसका 5% भी इंडिया के अंदर म्यांमार का डिस्कशन नहीं होता है। मैंने वो संसद वाले टीवी लोकसभा राज्यसभा टाइप का जो होता है उसमें तो एक आधी बार इस डिस्कशन को सुना हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मैंने कभी भी हमारे इंडियन मीडिया ग्रुप्स के अंदर म्यांमार के बारे में इस डिस्कशन को कभी भी नहीं सुना कि वहां असलियत में चल क्या रहा है। यानी इंडिया के पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर, इंडिया के लोगों की बातचीत के अंदर म्यांमार कहीं पर दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता। और यही एक कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट पहले के तुलना में अब तो खैर काफी हद तक अलर्ट हो चुकी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट भी म्यांमार के मामले में इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करती थी। और नतीजा उसका यह है कि आज के दिन चाइना म्यांमार के 75% के करीब, म्यांमार के 75% के करीब ऑयल और गैस रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर चुका है। 75% ऑयल और गैस रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर चुका है, ये समझ लीजिए, समझे। अब इसमें अगर यहां मोटे तौर पर देखा जाए, इसमें अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो असलियत में यहाँ मोटा मोटा अंदाज़ा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर, अच्छा इसे मोटे तौर पर देखने की जगह ये समझे कि असलियत में यहाँ चल क्या रहा है। म्यांमार के अंदर 1960s से म्यांमार के अंदर वहाँ पर एक तरीके का, यूं कहें, म्यांमार के अंदर आर्मी रूल हमेशा से रहा। 1960s से यहाँ पर आर्मी रूल रहा और लगभग 2008 तक यहाँ पर आर्मी रूल रहा। 1960s से 2008 तक इंडिया म्यांमार में आर्मी रूल रहा और इंडिया हमेशा इस मामले में एक डिप्लोमेटिक आइडियलिज्म के फॉर्म में हमेशा एक मिस्टेक करता रहा। मिस्टेक क्या करता रहा कि इंडिया हमेशा रियलिज्म को देखने की जगह आइडियलिज्म पे चलता रहा। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी गलती, या यूं कहें सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगभग 2014 तक हमने यही देखी। 2014 ना करें तो 2010 तक हमने यही देखी कि इंडिया ने म्यांमार के साथ कभी कोई दोस्ती, क्या बातचीत ही नहीं रखी। बातचीत नहीं रखी क्यों? क्योंकि म्यांमार के अंदर आर्मी रूल था और इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कहती रही कि ये हमेशा अगेंस्ट आवर एथिक्स एंड वैल्यूज है, अगेंस्ट आवर वैल्यूज है, कि ये सारे का सारा जो पार्ट है ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट है। वैल्यूज के अगेंस्ट का मतलब यहां पर ये है कि हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। बात समझ में आ गई? सिद्धांतों के खिलाफ का मतलब यहां पर यह है कि भाई असलियत में जितनी मर्जी आप यहां पर कोशिश करेंगे,
जितनी मर्जी आप यहाँ कोशिश, मतलब इंडिया की शुरू से आदत ये कि भाई हम जो डेमोक्रेसी है उससे बात करेंगे या जो एक रिपब्लिक है उससे बात करेंगे, हम वहाँ की जनता की आशाओं के विरुद्ध या जनता की इच्छाओं के विरुद्ध जो भी सरकार है उससे किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। ये इंडिया की एक रियलिज्म की जगह आइडियलिज्म वाली फिलॉसफी शुरू से रही, नतीजा उसका ये रहा। और हमेशा ये जो आइडियलिज्म है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव में इंडिया अक्सर देख रहा होता था, वेस्टर्न वर्ल्ड। और तभी जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जैसे ही म्यांमार का नाम आता है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में म्यांमार जो है वो 2008 तक गायब है कि वहां कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई बड़ा प्रधानमंत्री का दौरा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सोच कर देखिए 2008 में मिलिट्री आर्मी ने वहां पर जुंटा जो है, आर्मी जुंटा ने वहां पर एक लिमिटेड डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी और इस लिमिटेड डेमोक्रेसी के अंदर आंग सान सू की नाम की जो लीडर हैं उनको वो जो है वो पावरफुल हो गई। रूल्स इस तरीके से थे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन्स या यूं कहें बिहाइंड द गवर्नमेंट उन्हीं का रूल मौजूद था। 2008 से लेकर और 2021 तक यहाँ म्यांमार में डेमोक्रेसी रही, लेकिन ये जो डेमोक्रेसी थी ये चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि माने या ना माने असलियत में होता ये है कि ये देखो ये आंग सान सू की है और ये मिलिट्री चीफ, इनका नाम है मिन ऑन्ग ह्लेंग, इनका नाम है, ये मिलिट्री चीफ वहां पर हैं और आज के दिन यहां पर इन्हीं के कंट्रोल के अंदर सारी गवर्नमेंट है। मैं आपको ये बता रहा था कि 2008 के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2008 में डेमोक्रेसी जो है और डेमोक्रेसी जो है वो म्यांमार के अंदर इस्टेब्लिश हो जाती है। अब जब 2008 में म्यांमार में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है तो डेमोक्रेसी वाज एक्सेप्टेबल टू दिस वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया को ये जो डेमोक्रेसी है ये एक्सेप्टेबल है और यही रीजन है होल वर्ल्ड started welcoming whole world started welcoming म्यांमार। अब यहां आप देखेंगे कि कभी आंग सान सू की को नोबेल प्राइज मिल रहा है, कभी उनसे बराक ओबामा के साथ फोटो है, कभी बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, वेलकम कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। हर जगह आप देखोगे म्यांमार का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। यानी पहली बार यहां पर म्यांमार गॉट अल्टरनेट टू चाइना। पहली बार ऐसा हुआ कि म्यांमार गॉट अल्टरनेट टू चाइना। अब यही मेन बात है कि म्यांमार को पहली बार चाइना से एक अल्टरनेट मिला कि अभी तक जो 62 से लेकर 2008 45-46 इयर्स के जो रूल था उसको देखा तो वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ बायकॉट कर रहा था। जो भी रूल था वो बायकॉट हो रहा था और उस बायकॉटेड रूल को अगर आप मोटे तौर पर देखें, म्यांमार जो है भाई पूरा आर्मी रूल को बायकॉट कर रही थी तो म्यांमार के पास ऑप्शंस नहीं थे और यही रीजन था कि म्यांमार जो है कुछ हद तक रशिया और ज्यादातर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहा। चाइना के अंदर जैसे ही चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हुआ, उसने म्यांमार को लोन देने के बदले में उसकी माइंस, उसके ऑयल और गैस रिसोर्सेज और साथ में हाइड्रो पावर रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया।
सोचकर देखिए, लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी आई, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने म्यांमार के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया और ये अल्टरनेट टू चाइना बनकर उभरा, जो चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि आंग सान सू की ने शुरुआत में चाइना से अच्छे रिलेशंस रखे और यकीन मानिए 2016-17 के आसपास तक आंग सान सू की चाइना के ऊपर कहीं ज़्यादा भरोसा कर रही थी और भारत जैसे देशों को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पता लगा कि चाइना का ये जो डेथ ट्रैप है ये खतरनाक है और एक बार अगर इसमें फंस गए तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए आंग सान सू की ने बहुत सारे दूसरे अल्टरनेट्स जब ढूंढने शुरू किए, तो जैसे ही दूसरे अल्टरनेट ढूंढने शुरू किए, चाइना की चिंता बढ़नी शुरू हो गई। जब चाइना की चिंता बढ़नी शुरू हो गई तो यहीं से चाइना इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है म्यांमार के अंदर। इसीलिए अगर हम सबसे पहले वाले इसके ऊपर देखते हैं कि चाइना वांट्स इंस्टेबिलिटी इन म्यांमार, बर्टन लिंटर ने कहा। ये जो वर्ड है इंस्टेबिलिटी, ये इसीलिए आपको दिखाई देगा कि असलियत में क्या, कि पहले इंस्टेबिलिटी क्रिएट करो, उसके बाद उस इंस्टेबिलिटी को कंट्रोल, इंस्टेबिलिटी इन फेवर ऑफ चाइना, इन फेवर ऑफ चाइना। अब यही हुआ कि पहले चाइना ने खुलकर आर्मी, मतलब पहले आर्मी को सपोर्ट किया, बैकडोर आर्मी ने रूल कू डिटेक्ट किया, आंग सान सू की को उठा के जेल में डाला और उसके बाद कंट्रोल्ड इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है अब आर्मी को पूरी ताकत दे दो, पूरी तरीके से हथियार गोला बारूद प्रोवाइड करो ताकि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा सके। तो कंट्रोल इंस्टेबिलिटी इन फेवर ऑफ चाइना, कंट्रोल इंस्टेबिलिटी इन फेवर ऑफ चाइना। और यहीं से फिर अगला स्टेप उठाओ कि पूरे तरीके से म्यांमार को अपने कंट्रोल में कर लो और फिर इस मैप पे आ जाओ और ऐसा लगे जैसे म्यांमार जो है वो चाइना का एक कॉलोनी या यूं कहें कस्टमर नेशन है। ऐसा लगे कि जैसे चाइना जो है वो, जैसे म्यांमार जो है वो चाइना का एक कस्टमर नेशन है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए इंडिया के लिए क्या टेंशन होगी। ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ इस उसको देखूं तो असलियत में यहाँ पर एक फर्स्ट रीजनल मीटिंग हो रही है। म्यांमार के अंदर एक रीजनल मीटिंग हो रही है और रीजनल मीटिंग का नाम है लांचांग मीकोंग कॉपरेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। अब ये लांचांग मीकोंग है क्या? असलियत में मीकोंग एक रिवर है जो कि म्यांमार से लेकर, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो मीकोंग रिवर है ये म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन 5 देशों से इसकी स्ट्रीम बहती है। या यूं कहें कि इसका पूरे का पूरा डूबगा इलाका या यूं कहें वाटरशेड होता है। यानी ऊपर से यहाँ पर ये लांचांग, चाइना के अंदर ये जो रिवर है ये लांचांग कहलाती है, जहाँ से अपना वाटर इकट्ठा, पानी इकट्ठा करके ये लेके आती है। और यही लांचांग जब म्यांमार और लाओस के अंदर एंटर करती है तो ये कहला लेती है मीकोंग। और ये जो मीकोंग रिवर है, ये मीकोंग रिवर 5 देशों की इकोनॉमी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई से लेकर, पानी से लेकर, सिंचाई से लेकर, मछली से लेकर, फसल से लेकर, हर चीज़ के मामले में जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है, मीकोंग इतने बड़े इलाके का इकलौता सोर्स है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है ये समझिए। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े रीजन के अंदर 5 देश डायरेक्टली
डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रिवर से इम्पैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना ने यहाँ पर 10 डैम्स की एक सीरीज बनाई है, 10 डैम्स, 10 डैम्स की एक सीरीज बनाई है। और ये जो 10 डैम हैं जिसमें सिर्फ वाइट वाले जो हैं ये और ये प्लान्ड हैं, बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं और वर्किंग कंडीशन में हैं, ऑपरेशनल डैम्स हैं। ये 10 के 10 डैम या तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर जनरेशन कर रहे हैं, या फिर दूसरा काम ये कर रहे हैं कि ये वाटर को डाइवर्ट करके चाइना के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो पानी कहीं ना कहीं मेकॉन्ग रिवर में जाने से रोक रहे हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए, ऊपर से जो मेन स्ट्रीम तिब्बत से आने वाला, जो ग्लेशियर से आने वाला पानी है, चाइना ने उसे रोक लिया और डैम्स के थ्रू अपने ही देश में ट्रांसफर कर लिया और बाकी देश इसके अंदर टेंशन में हैं। लेकिन चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, चाइनीज जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, इसके चलते अगर आप देखें तो लाओस और कंबोडिया तो एक तरीके से पूरे तरीके, मतलब एक मोटे तौर पर देखा जाए तो पूरे तरीके से चाइना के हाथों बिक चुके हैं। और वहीं अगर आप दूसरे फॉर्मेट में यहां पर देखते हैं तो म्यांमार की जो आर्मी है, म्यांमार की जो आर्मी गवर्नमेंट है, उसने भी, म्यांमार की आर्मी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो उसके ऊपर भरोसा कर नहीं रहा। लेकिन यहां आप थाईलैंड और वियतनाम को देख सकते हैं। ये दो स्ट्रांग नेशन हैं जो चाइना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और वियतनाम तो इतना स्ट्रांग है कि चाइना को एक बार धो भी चुका है और 6 दिन की लड़ाई में 30,000 चाइनीज मार गिराए थे। ऐसे में चाइना को पता है कि जो मेकॉन्ग रिवर है, अभी मैं इंडिया पे भी आ रहा हूं, कि चाइना को पता है कि ये जो मेकॉन्ग रिवर का इशू है ये उसके गले की फांस बन सकता है। और आसियान कंट्रीज अगर इकट्ठी होकर, अपने आसियान कंट्रीज में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर चाइना के अगेंस्ट आवाज उठाना शुरू कर देती हैं, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए चाइना ने यहां पर क्या किया कि चाइना ने ये एक कॉपरेशनल मीटिंग, यानी लांचांग मेकॉन्ग कॉपरेशन फोरम बनाया और सारे के सारे देशों को बुलाकर बातचीत करके मामले को हल करने की कोशिश की गई। ये असलियत में चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे दबाने के लिए चाइना इस तरीके के फोरम बनाकर इनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और भारत इसी अपॉर्चुनिटी को अगर कैश कर जाता है किसी भी तरीके से, तो आने वाले समय में चाइना को औकात दिखा सकता है इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। कैसे भाई? मैंने आपको कहा कि ये जो पूरा रीजन है, यहां पर बड़े तौर पर, हालांकि चाइना अपने पैसे के दम पर काफी हद तक इंपैक्ट क्रिएट करता है किसी भी देश पर, लेकिन और इंडिया जो है भाई, सीधी सी बात है, इंडिया अभी आसपास घूम रहा है $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के, और चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है, यानी लगभग $17 ट्रिलियन। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2028 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन के आसपास हो जानी चाहिए, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी अप्रॉक्सीमेट $20 ट्रिलियन के आसपास होगी, जो अपने आप में इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। पॉपुलेशन लेवल सेम है, इकोनॉमी 5 गुना बड़ी है। 5 गुना बड़ी इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब ये है कि उसकी पॉकेट्स ज्यादा डीप हैं, मोर डीप पॉकेट्स, और
ज़्यादा गहरी, ज़्यादा मजबूत जेब होती है, वो किसी भी देश को पैसे के दम पर अलग अलग तरीके से बरगला सकता है या कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ इंडिया भी इतना कमज़ोर नहीं है कि यहाँ कुछ ना कर पाए। इसीलिए जो ब्लिंटर हैं उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा है कि इंडिया अपने पड़ोस में चाइना के कस्टमर स्टेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये समझ लीजिए। इसीलिए इंडिया को जो लुक ईस्ट पॉलिसी को आपने बदला एक्ट ईस्ट में, अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आपको बदलना पड़ेगा एक्टिव ईस्ट पॉलिसी में। और जिस तरीके से चाइना यहां इन देशों की इकोनॉमी के ऊपर दबाव डाल रहा है और अपना मैनिपुलेशन कर रहा है, इसके हर हालत में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को काउंटर मेजर्स डेवलप करने पड़ेंगे। इंडिया को काउंटर मेजर्स डेवलप करने पड़ेंगे और इसीलिए यहां इन लोगों को सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी के तौर पर या सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर इंडिया कैसे भी करके इन देशों में एंट्री करे और इन देशों के लोगों को समझाए कि आपकी यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की जड़ जो है वो चाइना है, और अगर इस चाइना को नहीं संभाला या इस चाइना की इन पॉलिसीज को काउंटर नहीं किया तो आने वाला समय इन देशों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल या खतरनाक होगा। और दूसरा, यहां पर जो भी मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट से लेकर और जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट्स इंडिया वहां पर सोच रहा है या प्लान्ड है, उनको जल्दी से जल्दी तैयार करके उन्हें कंप्लीट करे ताकि वहां पर एक तरीके से इंडिया प्लेयर बनकर उभरे। वरना अगर म्यांमार के अंदर और ज्यादा इफेक्टिवली चाइना जाता चला गया तो हमारे इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और आने वाला समय भारत के लिए बहुत ज्यादा समस्या वाला होगा। और जो ये मैप है, इस मैप को अगर हम यहां देखते हैं, इस मैप में कि एक तरफ जो पाकिस्तान है, हो सकता है म्यांमार भी उतना ही एग्रेसिव कंट्री हमारे लिए बन जाए और ज्यादा टेंशन्स क्रिएट करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए बहुत ज्यादा बुरे हालात होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसीलिए भारत को समय रहते टेंशन्स को समझना पड़ेगा और अपने हालात को समझकर आगे स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे। भले ही थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी पे कॉन्स्ट्रेंट्स हो, लेकिन वहाँ अपनी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा दबाव झेलकर वहाँ पर अपनी एक्टिव प्रेजेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। वरना आगे आने वाला भविष्य, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, काफ़ी ज़्यादा दबाव वाला या खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश की। इसमें जो भी आपको अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो अच्छे भी हैं, और ख़ासकर मैं एक आरती शर्मा मैडम का कमेंट देख रहा था जिसके अंदर वो मतलब एक्स हिंदू अपने आप को लिख रही हैं, और उन्होंने एक बड़ा मुझे कमेंट किया। और उस कमेंट के अंदर मैं पहले तो मैडम आपको बता दूँ, आप एक्स हिंदू क्या, भले ही आपको शायद फिर हिंदुइज्म का मतलब ही नहीं पता था, इसलिए आप अपने आप को एक्स हिंदू कह रहे हैं। क्योंकि हिंदू होना किसी मूर्ति पूजा करना नहीं होता। हिंदू होना असलियत में हिंदू होने का मतलब है कि आप कुछ भी माने वो स्वीकार है, वो हिंदुइज्म है। तो मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, बस ये है कि थोड़ा सा रिप्लाई मैं जानबूझकर नहीं करता कि बेफालतू की बहस में उलझ जाएं, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अगर करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।